Good morning, children. Welcome back in your history class, and I hope that you all are fit and fine, feeling happy and healthy. मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और घर पे आप वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे, आप पढ़ भी बहुत रहे होंगे और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। बच्चों, लेक्चर शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू वन थिंग। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रही थी कि जो भी पीडीएफ आपको सेंड किया जाता है, प्लीज़ उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप सेव कर लिया कीजिए। और जो भी पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर या नोट्स आपको दिए जाते हैं, आप उनको कॉपी में ज़रूर कर लिया कीजिए। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स कम टू द पॉइंट। अब जो है बच्चों, हमने जैसा कि हम जानते हैं कि हम पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 6 ब्रिटिश राज के अधीन भारत हमने ख़त्म कर लिया था, समाप्त कर लिया था। तो आज का जो लेक्चर है, जो आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है आपका भारत में नव जागरण। हम लेसन नंबर 7 फ्रॉम योर बुक, आपकी किताब से, आपकी पुस्तक से पार्ट 7 यानी पार्ट 7 यानी भारत में नव जागरण यानी रेनेसां इन इंडिया, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं, वो हम आज इस लेक्चर में शुरू करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रेनेसां एंड व्हाट रेनेसां इन्फ्लुएंस्ड, हाउ रेनेसां इन्फ्लुएंस्ड इंडिया। मतलब हम नव जागरण के बारे में पढ़ेंगे कि नव जागरण ने भारत को किस तरीके से प्रभावित किया और नव जागरण है क्या। तो बच्चों, आज का चैप्टर आपका है भारत में नव जागरण। चलिए हम शुरू करते हैं भारत में नव जागरण। बच्चों, शीर्षक से ही आपको पता चल रहा होगा कि नव जागरण का मतलब है क्या। अब नव और जागरण, नव जागरण 2 शब्दों से मिलाकर बना है, वो है आपका नव और जागरण, नव प्लस जागरण। नव मीन्स होता है नया और जागरण माने होता है जागना। आप नव जागरण का दूसरा शाब्दिक अर्थ है पुनर्जागरण। हम रेनेसां को, ये नव जागरण का मतलब वो आपका है इन इंग्लिश में, इसको एक पर्टिकुलरली लिटरल मीनिंग जो इंग्लिश में है वो है आपके रेनेसां, और इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है पुनर्जागरण या नव जागरण। अब नव जागरण का मतलब होता है कि नव मीन्स नया और जागरण माने जागना, यानी नई चेतना, नई विचारधारा, नई सोच और नए व्यूज़, नए तरीक़ों के साथ जो है वो जागना या उसका उत्थान होना। और पुनर्जागरण का मतलब यही होता है कि फिर से जागना, यानी पुरानी चीज़ों को छोड़कर हम फिर से जो है वो एक तरह नए विचारों, नए चिंतन, नए आदर्शों को लेकर फिर से एक बार प्रस्तुत होना। ये हम आपको शाब्दिक अर्थ लिटरली सेंस में बता रहे हैं बच्चों, लेकिन मतलब ये जो इस आपके पाठ के रेफरेंस के रूप में बता रहे हैं कि पुनर्जागरण का मतलब क्या है, नवजागरण का मतलब क्या है, कि पुराने विचारों, आदर्शों और रीति रिवाजों, कस्टम्स और उनको छोड़कर फिर से नए विचार और नवीन विचार, नवीन चेतना, नवीन आदर्शों, नवीन सोच के साथ जागना। और शाब्दिक इसका अर्थ होता है फिर से जागना। तो नव जागरण भारत में नव जागरण का आगमन कैसे हुआ, कब हुआ, और ये नव जागरण का जो काल था, जो युग था, वो भारत में ही पहले आया कि इससे पहले भी कहीं नव जागरण की उत्पत्ति हो रही थी। बच्चों, भारत जिस समय नव जागरण की उत्पत्ति हो रही थी, पूरे विश्व में नव जागरण का जो एक दौर, एक लहर चल रहा था, उस समय भारत ऐसे मतलब शासन के प्रति जो था वो प्रभावित था, जो कि ना ही बल्कि अश्वेत थे, गोरे थे, बल्कि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से भी जो है वो भिन्न थे। वो थे अंग्रेज़ी शासन। नव जागरण बच्चों, पुनर्जागरण का अर्थ होता है उसका जो आपका कह सकते हैं कि सबसे पहले पुनर्जागरण का जो लहर थी, जो उसकी उत्पत्ति थी, वो इटली में शुरू हुई। 14वीं शताब्दी में इटली में रेनेसां का उत्थान हुआ, यानी 14वीं शताब्दी में 14th सेंचुरी में इटली में नव जागरण का जो है वो सबसे पहले आगमन हुआ। उसके बाद 14वीं शताब्दी के बाद जो है रेनेसां का जो काल था, रेनेसां का यानी नव जागरण यानी पुनर्जागरण का जो युग था, वो यूरोप में भी धीरे धीरे जो है वो फैलने लगा।
और इसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना, जैसा कि हमने आपको बताया। और 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो है उसके बीच जो है जो सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक, धार्मिक प्रगति के जो आंदोलन और जो युद्ध हुए उन्हें ही हम पुनर्जागरण का युग कहते हैं। यानी 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक यूरोप में के बीच जो यूरोप में जो है आपका सामाजिक, धार्मिक प्रगति और आंदोलन और युद्ध हुए उनको ही हम पुनर्जागरण का युग कहते हैं। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि प्रत्येक क्षेत्र में, यानी हर क्षेत्र में, जैसे चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, या फिर आपका नैतिकता की बात हो, या साहित्य की बात हो, या दर्शन की बात हो, ये सारे क्षेत्र में जो है वो नई चेतना आई, नई सोच आई, नई आदर्शों के साथ जो है इनकी अवधारणा जो है वो बनाई गई यूरोप में। और फिर इसके बाद ये सिर्फ इन क्षेत्रों तक ही ये नई चेतना, नए आदर्श, नई सोच इन्हीं क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, बल्कि कला और साहित्य भी इस नई चेतना, इस पुनर्जागरण से प्रभावित हुए। साहित्य में भी इसके अंश, इसके एग्जाम्पल्स, आप इसके प्रभाव देख सकते हैं कि पुनर्जागरण साहित्य को भी उसने प्रभावित किया, कला को भी उसने प्रभावित किया, संस्कृति, सभ्यता को भी। नवजागरण का युग जो है वो उस नवजागरण के युग से ये क्षेत्र भी प्रभावित हुए। तो ये एक ऐसा युग था बच्चों जब पुराने रीति रिवाज, पुरानी सोच, संकीर्णता, कंजर्वेटिव, अंधविश्वास और जो ये संकीर्ण सोच और जो पुरानी जो सोच थी, जो एक हो सकता था, माइट भी ये होता, ये पॉसिबल भी था कि लोग जो है वो पुरानी सोच और पुरानी संकीर्ण सोच और विचारधारा से जो है वो अपने रीति रिवाज को परिभाषित करते हुए जीते चले आ रहे थे। अब वो जो युग था वो समाप्त हो चुका था और नवजागरण का युग जो है वो शुरू हो चुका था। इटली से अब यूरोप में भी आ गया था और पूरा यूरोप जो है, संभवतः पूरा यूरोप जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित था इस नई चेतना, इस नई सोच के द्वारा, जिसको हम पुनर्जागरण या नवजागरण कहते हैं, का युग कहते हैं। और इसीलिए इस नई चेतना, नई आदर्श, नई सोच के रेफरेंस संदर्भ में इसीलिए इस युग को हम मॉडर्न युग भी कहते हैं, यानी आधुनिक युग भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें आधुनिकता की बात थी, इसमें आधुनिक सोच की बात थी, इसमें आधुनिक आदर्शों की बात थी, इसमें आधुनिकता की एग्जाम्पल्स थे, आधुनिकता की और जो है वो युग, पूरे काल, पूरा विश्व जो है वो अग्रसर था। तो इसलिए इसको आधुनिक युग भी कहा जाता था, रेनेसां को, पुनर्जागरण या नवजागरण को। अब बच्चों इसमें क्या था कि आप पुनर्जागरण का जो ये आंदोलन था, जो ये नवजागरण का जो आंदोलन था, ये मध्य युग से निकल के आधुनिक युग में प्रवेश कर चुका था। और यूरोप के जो निवासी जो थे, यूरोप के जो लोग थे, जो निवासी थे, वो भौगोलिक रूप से, व्यापारिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जो है उसमें उन्होंने प्रगति की। और मध्य, जैसे मैंने आपको बताया कि मध्य युग की जो संकीर्णता थी, जो नैरो थिंकिंग थी उनको छोड़कर नई खोज और नवीनतम विचारों को सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, राजनीतिक, धार्मिक प्रगति की ओर जो है वो अग्रसर हुए। उन्होंने अपने देश को, अपने लोगों को, अपने मस्तिष्क को, अपने जीवन शैली को इन नवीन विचारों, इन नवीन आदर्शों से सुसज्जित किया, सजाया। और पुनर्जागरण की आधुनिकता की जो एक परिपक्वता थी, जो एक कह सकते हैं कि अवधारणा थी, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, बल्कि स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उस पर वो अमल भी उन्होंने किया, उस पर चले भी और उसको उन्होंने अपनाया भी और अपनी जीवन शैली को जो है वो उन्होंने चेंज भी किया। तो बच्चों अब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वथा नवीन चेतना जाग चुकी थी। नवजागरण
आ चुका था यूरोप में। 18वीं शताब्दी तक पूरी तरीके से यूरोप जो है वो नवजागरण पुनर्जागरण से जागृत हो चुका था, अवेकन हो चुके थे लोग और अवेयर हो चुके थे। और इस प्रकार पुनर्जागरण, उस हम कह सकते हैं इस पूरे वार्तालाप के बाद, हम ये स्टेटमेंट, इस डिस्कशन के बाद हम ये कह सकते हैं कि पुनर्जागरण उस बौद्धिक आंदोलन का नाम है जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और हर क्षेत्र में जो है वो प्रगति हुई और नई चेतना, नई सोच और नए आदर्श और आधुनिकता का जो अब की अवधारणा का जो है वो प्रचार और प्रसार हुआ। और लोग जो है 14वीं शताब्दी इटली से निकल के पुनर्जागरण जो है वो 14वीं से लेके 18वीं सदी तक जो है पूरी यूरोप में जो है वो इसका जो है असर जो है वो देखा जा सकता है। बच्चों, ये तो था आपका रेनेसां, ये तो आपका पुनर्जागरण था कि पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, उससे क्या प्रभाव, क्या असर हुआ। तो अगर हम कहें 18वीं शताब्दी में यूरोप में जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें, ये प्रभावकारी, ये सिम्टम्स, ये लक्षण जो है वो लोग जो है वो अपनी शैली को बदल रहे थे। तो उस वक्त अंग्रेज़ी शासन का जो प्रभाव भारतीय समाज पे हुआ वो, और उसी समय जब अंग्रेज़ी शासन जो है वो भारतीयों पे जो रूल कर रहे थे, तो उसका प्रभाव भारतीय शासन पे ऐसा हुआ कि और जो आक्रमण हुए भारत पे, उससे इनका ये आक्रमण, ये प्रभाव थोड़ा भिन्न था। क्योंकि ये लोग न सिर्फ अश्वेत थे, गोरे थे, बल्कि ये लोग सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से भी भिन्न थे। तो 18वीं शताब्दी में जब यूरोप में नवीन जागरण या पुनर्जागरण की जब लहर दौड़ी, जब नवीन चेतना की, जब नई सोच की जब लहर दौड़ी, जब बौद्धिक लहर चल रही थी, नवीन चिंतन, तर्कवाद और भावना, विज्ञान के क्षेत्र में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, हर जगह नवीन विचारों का जब संचार और ये प्रचार और प्रसार और लोग अपना रहे थे, जब चल रही थी, तो उस समय भारत को और सभी पक्षों को जब नवजागरण ने यूरोप में प्रभावित किया, तब यूरोप की सभ्यता को जो कहा गया, यूरोप की सभ्यता का जो है कहा गया उसको कि ये जो है वो अग्रणीय महाद्वीप है। यानी ये ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे पहले नवीन चिंतन और पहले पुनर्जागरण का युग शुरू हुआ या आधुनिकता का युग शुरू हुआ। बच्चों, लेकिन इसके विपरीत भारत को क्या समझा गया? इसके विपरीत भारत में क्या दशा थी? इसके विपरीत भारत को एक गतिहीन, मतलब जैसे कहते हैं स्पीडलेस, गतिहीन, मोशनलेस, गतिहीन, निष्प्राण, जिसमें कोई जीवन ना हो, जिसमें कोई जान ना हो, गरीब और बिल्कुल लो कैटेगरी, गिरते हुए समाज के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अब 18वीं सदी की बात हम कर रहे हैं आपके सामने कि उस समय यूरोप में इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, इतनी सारी चीज़ें जो है वो बदल रही थी, युग बदल रहा था, पूरा एरा बदल रहा था, पूरा युग, पूरी सदी बदल रही थी। और इसके विपरीत भारत को क्या समझा जा रहा था, किस तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया था, निष्प्राण और सेंसलेस, मोशनलेस, गरीब और गिरते हुए कैटेगरी, जैसे बिल्कुल गतिहीन जैसे समाज के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया था। इसके कारण भी कुछ ऐसे थे कि यहाँ पे सामाजिक कुरीतियाँ इतनी ज़्यादा थीं कि पहले हमको अपने सामाजिक कुरीतियों से लड़ना था, पहले उनको बाहर निकालना था। इन नवीन चेतना का, इन नवीन आदर्शों का, ये जो नए युग था, उसका प्रचार, उसका प्रसार, या वो कैसे एंटर होता, प्रवेश होता भारतीय समाज में, जब तक कि भारतीय समाज में रह रहे जो कुरीतियाँ थीं, जो बुराइयाँ थीं, जो गंदगी थी, जब पहले वो नहीं निकलती। तो इसीलिए भारत को इस तरीके से इमेज बनाई गई और इस तरह से प्रस्तुत किया गया था। बच्चों, कुछ अधिक जो परिपक्व व्यक्ति थे, जो बहुत मैच्योर ऐसे कुछ व्यक्ति थे, ऐसे सोशल रिफॉर्मर थे, ऐसे समाज सुधारक थे, जो सचमुच वास्तविक रूप से भारतीय समाज को बदलना चाहते थे। और वो जो है यूरोप में चल रही इस नवजागरण, इस पुनर्जागरण के काल से बहुत प्रभावित थे, इस युग से बहुत प्रभावित थे।
और वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, प्रभावित थे कि वो उस चीज़ को, उस चेतना को, उस नई विचारधारा को, उस नए आदर्शों को, उस नई सोच को, उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को वो अपने भारतीय समाज में भी लाना चाहते थे। कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसे परिपक्व समाज सुधारक थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय, जैसे सैयद अहमद खान, जैसे ज्योतिबाई फुले, जैसे सावित्रीबाई फुले। ये सारे समाज सुधार, ऐसे अन्य बहुत सारे समाज सुधारक थे बच्चों, जिन्होंने इन नवीनतम सोच का स्वागत किया, क्योंकि उनको पता था इनकी ये एक ऐसा दृष्टिकोण है, ये एक ऐसी अवधारणा है जिसको समाज में लाने के बाद जो है सामाजिक स्तर का जो एक जो सामाजिक स्तर की जो एक सोच है वो कहीं ना कहीं बदल जाएगी। और ये सोच सिर्फ उनके सामाजिक या राजनीतिक या धार्मिक क्षेत्रों या उनके पक्षों को ही प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि उनके जीवन शैली को भी बदल देगी। लोगों की सोच तो बदलेगी ही, उनकी जीवन शैली भी बदल जाएगी। तो बच्चों, ये सामाजिक जो ये समाज सुधारक थे वो इनसे बहुत प्रभावित थे, और ये भारतीय समाज में इन सोचों को लाना, इन आदर्शों को, इन नवीन चेतना को, इन नवीन आदर्शों को वो लाना चाहते थे। अब इनकी मान्यता ये थी कि ये कहते थे कि जो है इनसे वो बहुत, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो समाज सुधारक थे ये उन चल रहे नवयुग पुनर्जागरण से बहुत प्रेरणा उन्होंने ली। उनकी मान्यता थी कि यूरोप में जो ये उनका ये मानना था कि हमें इस जो पश्चिम में चल रहे इस नवीन विचारों को, इस उत्तम विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिए। वो ये मानते थे, उनका ये कहना था कि पश्चिमी में चल रहे ये नवीन और उत्तम विचारों को उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, उन्हें मान लेना चाहिए, क्योंकि समाज को इनकी, आज हमारे भारतीय समाज को उनकी बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। लोग जो है वो अभी अपनी संकीर्णता से बाहर नहीं निकले थे। आज़ादी की जो लहर थी वो तो चल पड़ी थी, स्वतंत्रता की जब अवधारणा थी वो तो जान गए थे, लेकिन अपनी बुराइयों से भी वो अभी जो है वो लड़ रहे थे। अपनी बुराइयों में भी अभी वो थे, समाज था भी बुराइयों से भरा। तो ये समाज सुधारक इन कोशिशों में थे। उन्होंने ये जो है वो टिप्पणी की, और इन्होंने ये कहा कि उनका ये मानना था कि हमें इन उत्तम विचार, पश्चिमी पाश्चात्य जगत के जो ये नवीन विचार है, जो ये उत्तम विचार उन्हें हुए स्वीकार कर लेना चाहिए। अब बच्चों, तीसरा एक वर्ग था भारतीय समाज में जो इन विचारों को एक्सेप्ट या अस्वीकार कर रहा था, जो इन विचारों के जो है विरोध में था, और उनका मानना था कि वो भारत की प्राचीन सभ्यता में जो है ये आधुनिक राष्ट्रवाद की जो ये वो जो भारत की जो प्राचीन परंपरा, उनका ये मानना था कि जो ये आधुनिक राष्ट्रवाद है वो भारतीय परंपरा से प्रभावित होते हैं। उनको प्रेरणा लेनी चाहिए भारतीय परंपरा से, ना कि भारतीय परंपरा जो है वो उन राष्ट्रवाद से, उनकी आधुनिकता से प्रभावित हो। उनका ये मानना था, वो विपरीत सोच रहे थे। और उनकी मानता था कि यूरोप में जो भारतीय आध्यात्म की बात हो रही है, भारतीय स्पिरिचुअलिज्म की जो बात हो रही थी, इंडियन स्पिरिचुअलिटी की जो बात थी, उनसे यूरोप को बहुत कुछ सीखना है। उनको नहीं, बल्कि यूरोप को जो है वो भारतीय स्पिरिचुअलिज्म से या भारतीय अध्यात्मवाद से जो है उन्हें बहुत कुछ सीखना है। और उनका ये भी मानना था कि, और ये मानना था कि जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है वो यूरोप को प्रभावित करेगा, ना कि यूरोप जो है वो भारतीयों को प्रभावित करेगा। और ये वर्ग था जैसे आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और देवबंद आंदोलन। ये प्रमुख वर्ग थे जो ये मान्यता रखते थे, अन्य समाज सुधारकों की मान्यता के विपरीत थे। तो बच्चों, जो अंग्रेज़ी शिक्षा थी, लेकिन अंग्रेज़ी शिक्षा पाश्चात्य विचार, तर्कवाद और विज्ञानवाद और मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों ने अपने अपने धर्म में जो है वो सुधार लाना उन्होंने शुरू किया। इन सब क्षेत्रों से प्रभावित होकर जो लोग थे, जो भारतीय थे, अपने अपने धर्मों में उन्होंने सुधारने का प्रयत्न किया, और धर्म को तर्क से मापा जाने लगा, लॉजिक से नापा जाने लगा, ना कि कंजर्वेटिव, ना कि संकीर्ण विचारों से, बल्कि उनको तर्क पूर्वक जो है वो नापा गया। और जो धर्म में जो बुराइयां थी, जो विसंगतियां थी, जो कुरीतियां थी, जो अननेसेसरी एलिमेंट्स थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया, अब छोड़ा जाने लगा।
और सामाजिक कुरीतियों के प्रति जो है सामाजिक जो लोग थे वर्ग समूह थे, वो जागृत हो गए और उन्होंने उसमें बदलाव लाना उन्होंने शुरू कर दिया। अंधविश्वास और पुरानी रीति रिवाजों के नाम पे जो है वो कहीं ना कहीं शोषण जो चल रहा था, वो सारी चीज़ें जो है वो अब भारतीय समाज से थोड़ा सा लोग जो है वो अवेयर हो चुके थे। और भारतीय समाज जो है अंधविश्वासों से, पुरानी कुरीतियों, बुराइयों को तर्क के तराजू में डालकर अब उसमें सुधार जो है वो आने लगा था और सुधार किया गया और लोगों ने उनको सुधार जो है वो लोगों ने सुधार किया और तर्कपूर्वक विचारों को जब भारतीय समाज ने एक्सेप्ट किया, तब इन कुरीतियों, इन सामाजिक बुराइयों, इन धार्मिक जो है डिस्टर्बेंसेस जो थोड़ी बहुत कमी थी, वो सब चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई और नव जागरण और पुनर्जागरण का असर पूरी तरीके से हम भारतीय समाज पे हम देख सकते थे। तो नवजागरण और पुनर्जागरण का जो ये कॉन्सेप्ट था बच्चों, जो ये पूरा जो एक अवधारणा थी बच्चों, वो भारतीय समाज को भी प्रभावित किया। और भारतीय समाज जो था, जो भारत जो थे, वो उस समय भारत एक जो है वो एक लंबे संघर्ष, एक लंबे युद्ध से भी जूझ रहा था और सामाजिक बुराइयाँ कुरीतियाँ भी उनमें एक विद्यमान थी, तो वो उससे भी वो जूझ रहा था। तो बहुत सारे जो इस तरह की चीज़ें उथल पुथल समाज में थी, वो इन नवीन विचार, नई चेतना और आदर्शों या पाश्चात्य शिक्षा या पाश्चात्य जगत के इस पुनर्जागरण युग से जो है वो दूर हुई और लोग जो है वो जागृत हुए और समाज को सुधारा गया। तो बच्चों आज हम यहीं तक बंद करते हैं और अगले लेक्चर में हम अगला शीर्षक पढ़ेंगे, अगला शीर्षक डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर वॉच कीजिएगा और अपनी पुस्तक को भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। और तो बच्चों हम यहीं पे अब शुरू बंद करते हैं, अगले सेशन में और अगले लेक्चर में हम नया शीर्षक जो है वो शुरू करेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।